नमस्कार, मैं हूं दीपक फर्रुखाबाद। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था दिल्ली सल्तनत के बारे में। दिल्ली सल्तनत का थोड़ा सा इतिहास पढ़ा था, पार्ट 1 पार्ट 2 के बारे में। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है, उसका होता है मुग़ल एम्पायर। मुग़ल के कितने सुल्तान, कितने राजा आते हैं, कितने राज करते हैं, उसके बाद कितने सालों तक करते हैं, क्या क्या गलतियां हुई, क्या क्या अच्छी चीज़ हुई, कितना अत्याचार किया उन्होंने यहाँ पे रहने वाले भारतीयों पे, ये सब आगे पढ़ेंगे। जब हमने लास्ट पढ़ लिया था तो लोधी वंश पढ़ चुके थे। लोधी वंश में दिल्ली सल्तनत लास्ट में ख़त्म हो जाती है। तो लोधी वंश में सबसे एंड में जो राजा आता है उसका नाम होता है इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी को कौन हरा देता है? बाबर। हमने पहले पढ़ा था दौलत खान और आलम खान, इसी के सहयोगी जो थे, उन्होंने क्या किया था, बाबर को बुला दिया था। और बाबर जब एक बार आ गया तब मुग़ल सल्तनत चलती रही। मुग़ल सल्तनत मेन जो थी वो 1707 तक रही थी, जाके किसके टाइम पे? औरंगजेब के टाइम तक। लेकिन फिर पूरा वंश इनका चलता रहा कब तक? 1857 तक इनका चलता रहा, जो लास्ट में बहादुर शाह जफर के थ्रू लास्ट में ख़त्म हो गया था। अंग्रेज़ों की लड़ाई में शामिल हुए थे 1857 के विद्रोह में जाके। उसके बाद वहीं पे उनकी डेथ हो गई थी जब जेल में बंद कर दिया गया था। उसके बाद उनके दोनों बेटों को, बहादुर शाह जफर के दोनों बेटों को वहाँ पे गोली मार दी गई थी, उन्हीं के सामने ही। लोधी वंश में इब्राहिम लोधी ये क्या थे? लास्ट राजा हो गए थे। अब बात हम सबसे पहले किसकी करेंगे? मुग़ल वंश में बाबर की। बाबर कैसे आया, क्यों आया और इतनी हिम्मत इसकी हो कैसे गई कि भारत के अंदर एंट्री कर गया? एंट्री करने के बाद क्या क्या किया, ये हम आगे चल के नेक्स्ट पढ़ेंगे। बाबर ये पहली बात था कहाँ का? सपोज करते हैं ये इंडिया है, ठीक है। एक छोटा सा ओवरव्यू के तौर पे एक इंडिया का मैप बना लेते हैं। ये बन गया इंडिया। ओनली फॉर सपोज, ठीक है, कोई इसमें ड्राइंग नहीं बना रहे, ये आइडिया के लिए। तो ये हमारा पूरा इंडिया है। यहाँ पे दिल्ली सल्तनत थी, ये दिल्ली सपोर्ट करते हैं। यहीं पे तो सब राजा आ रहे थे, क्योंकि दिल्ली पे जब कब्जा हो जाता था तब पूरे भारत पे कब्जा हो जाता था। आज के भी नेता दिल्ली पे अगर कब्जा मान लेते तो सबसे ज़्यादा सब अपना कब्जा मान लेते पूरे भारत पे। तो उस समय भी दिल्ली पे जब कब्जा हो जाता था तो समझो पूरे भारत पे कंट्रोल कर सकते थे। तभी सब राजा आते थे, दिल्ली पे अटैक करते थे जाके। तो बाबर अब जब आया तब दिल्ली पे कब्जाने के लिए ही परेशान था कि यहाँ पे कब्जा लें, फिर इसके बाद पूरा धीरे करके पूरा भारत कब्जा लेंगे जाके, ठीक है। तब बाबर था कहाँ का? ये सबसे पहले ये क्या था? पाकिस्तान है, ये अफ़गानिस्तान है, ये ईरान आ गया, ठीक है। ये यहाँ पे हमारा तिब्बत, सबसे पहले तिब्बत आता है, फिर चाइना आ गया, फिर मंगोल आ गया। दो वंश उस समय सबसे ज़्यादा आ रहे थे, ये ईरान था और ये क्या था? मंगोल वंश। ईरान में क्या था? ईरान से आ रहा था तैमूर। कौन आ रहा? तैमूर लंग। और दूसरा यहाँ से आ रहा था चंगेज खान। दो वंश उस समय बड़े खतरनाक चल रहे थे पूरे विश्व के लिए। कौन सा? एक तैमूर लंग वाला, दूसरा कौन सा आ गया था? चंगेज खान वाला। दोनों ही वंश बड़े ही डेंजर चल रहे थे। और इन्हीं दोनों के वंश की जो आधार था, एक की मम्मी एक के पापा, ये क्या बन रहे थे? यहाँ पे बाबर बन रहा था। मतलब बाबर की मम्मी जो थी चंगेज खान इस वंश की थी और पिताजी जो थे वो तैमूर लंग के वंश थे। तब यहाँ पे क्या बन गया था आके? बाबर। तो इनके डीएनए में ही, इस बाबर के डीएनए में ही पहले से ही खून खराबा, लूट खसूट, ये सब लगा रहता था कि सब चीज़ कब्जा लें और पूरा हिंदुस्तान या कोई और देश अपना ही बना ले। बाबर का बचपन का नाम जो था वो था जहीरुद्दीन। क्या था? जहीरुद्दीन। यथा नाम तथा काम, जैसा नाम वैसा काम। जहीरुद्दीन उसका नाम था। तो पूरे भारत में जहर ही उगलता रहता था। इतना जहर उगला कि पूरा भारत को अपने कब्जे के अंदर एकदम मुट्ठी के अंदर सिकंजा दबा लिया आगे। किसने? बाबर ने। बाबर के बाद फिर धीरे बढ़ते रहे आगे। जहीरुद्दीन नाम था। ये सबसे पहले 1504 में आया काबुल पे, फिर 1507 में आया कंधार पे। 1507 में जब कंधार पे आ गया था तब इसे बादशाह की डिग्री मिल गई थी।
बादशाह से लोग संबोधित करने लगे, ये बादशाह हो गया, बादशाह हो गया। इसके हौसले और ज़्यादा बुलंद हो गए कि अब तो हमारे सामने कोई टिकेगा ही नहीं, अब हम बादशाह हो गए। अब ये पूरे भारत को कब्जाने के लिए धीरे धीरे रणनीति अपनाता रहा, लेकिन सफल नहीं हो पा रहा था। फिर क्या हुआ, ये 1519 में लेके 1525 तक इसने 5 टाइम्स, 1519 से लेके 1525 में 25 तक इसने 5 बार भारत पे अटैक किया, लेकिन ये कभी भी पास हुआ क्या, नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि वहाँ पे अंदर घुसने का एंट्री नहीं मिल पा रही थी, क्योंकि उस समय वहाँ पे लोधी वंश अटैक कर वहाँ पे राज कर रहा था, और कोई भी ऐसा राज नहीं चाहता कि उसके वंश में कोई और आ जाए, और इसीलिए वहाँ पे उसको बार बार मुक्की खानी पड़ रही थी। लेकिन 1526 में बात हुई दूसरी। कैसे दूसरी हो गई? क्योंकि 1526 में दौलत खान और आलम खान दोनों ने मिलकर इब्राहिम खान की चुगली कर दी जाके, किससे, बाबर, इससे यहाँ से बाबर से जाके। बाबर आया अब यहाँ पे, बाबर को सब पता चल गया था कि हमें कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, सारे खुफिया यंत्र पता कर लिए थे, किससे मारना है, कैसे नहीं मारना। अब बाबर यहाँ पे आ गया 1526 में, और 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई हुई। पानीपत की पहली लड़ाई। हिस्ट्री जब हम लोग पढ़ते हैं, जब हम लोग सुनते हैं, सबसे पहले 2 लड़ाइयाँ बहुत ज़्यादा दिमाग में आती हैं, एक तो पानीपत की, दूसरी हल्दी घाटी। जब पढ़ते थे तब भी ये लगता था, पहले हाई स्कूल इंटर वगैरह में पढ़ते तब भी ये लगता पानीपत की डेट कैसे याद करें, हल्दी घाटी की डेट कैसे याद करें, बहुत सारी डेट होती थी, उनको याद करो। धीरे धीरे आप पढ़ोगे, सीक्वेंस में अगर पढ़ोगे कि इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद क्या हुआ, तो डेट याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगी। 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई हुई, किसके साथ, इब्राहिम लोधी के साथ में। इब्राहिम लोधी यहाँ पे हार गया, बल्कि इब्राहिम लोधी के पास में सेना बहुत ज़्यादा थी, लेकिन फिर भी हार गया। कैसे हार गया? तो उसमें कुछ कारण हो गए थे। कुछ कारण क्या हो गए थे? पहली बात तो जब बाबर आया था तो बाबर एक नई नई टेक्निक चीज़ें लेके आ गया था, वहाँ पे नई नई टेक्निक लेके आ गया था। नई नई टेक्निक उसके अंदर क्या थी? एक ऐसी टेक्निक थी, 2 ऐसी टेक्निक लेके आया था कि जिसमें भारतीय बिल्कुल अनजान थे, उनको तो पता नहीं कैसे क्या हो रहा है। ये बाबर कहाँ का था? उज्बेकिस्तान से आया था। कहाँ से आया था? उज्बेकिस्तान से। ठीक है, तो हुआ क्या था, इन लोगों ने, बाबर ने 2 टेक्निक लगाई। एक तो पहली थी तुगलमा विधि से, और दूसरी अराबा। अब बाबर को किसके ऊपर अटैक करना था? लोधी पे, इब्राहिम लोधी पे। तो ऐसे अचानक चला जाएगा तब तो नहीं कर पाएगा, इसके पास कुछ तो स्पेशल हो। तब इसके पास टेक्निक के लिए इसने क्या किया कि चलो अच्छा, सेना जब खड़ी हो गई, मैदान, जब लड़ाई की बात आ रही, पानीपत की पहली लड़ाई अब हो रही है, तब इसकी सेना यहाँ खड़ी हुई है और इसकी सेना यहाँ खड़ी है, एक इधर एक इधर, एक बाबर की है और दूसरी किसकी है? इब्राहिम लोधी की है। तो बाबर ने तुगलमा विधि में क्या किया जाता है? तुगलमा विधि में ये इन सैनिकों को घेर लिया जाता है, इनके पार्ट्स डिवाइड कर लिए जाते हैं, तुम इधर कर लो, तुम इधर कर लो। जब ये डिवाइड हो जाते हैं तब इनको घेर के मार दिया जाता है। पहली टेक्निक हो गई। अरबा विधि में क्या करते हैं कि इनके सैनिकों को ऐसे, यहाँ पे सबसे पहले सबसे पहले इधर घोड़े खड़े कर दिए जाते हैं, घोड़े के बाद फिर हाथी, फिर यहाँ पे सैनिक, फिर इसके बाद इसके पीछे तोप लगा दी जाती हैं। कुछ सैनिक यहाँ भी लगा दिए जाते हैं, यहाँ पे तोप लगा दी गई। अब अरबा विधि में भारत के पास सबसे पहला ये मौका था कि जब उनका तोप से दीदार हो रहा था, उन्हें पता चल रही थी कि तोप होती क्या चीज़ है, यहाँ पे सबसे पहले तोप देखा गया। अब ये अपना इंडियंस यहाँ पे लड़ रहे थे, अब उन्हें क्या पता, और आसानी से जीत भी रहे थे धीरे धीरे। लेकिन जब तोप के गोले गिरे आके पूरे मैदान में हड़कंप मच गया कि ये क्या हो गया, ये तो आसमान से आफत आने लगी है, और धीरे धीरे वहाँ पे मैदान साफ होता गया। पहली पानीपत की लड़ाई इस तरह से कौन जीत गया? बाबर जीत गया। बाबर के अचानक हौसले और बुलंद होते रहे। फिर 1527 में ही दूसरी लड़ाई लड़ी गई, जिसको लड़ाई थी खानुवा की लड़ाई। कौन सी थी? खानुवा की लड़ाई। खानुवा की लड़ाई जो लड़ी गई थी वो वीर राणा सांगा से साथ लड़ी गई थी। राणा सांगा वही थे जिसने इब्राहिम लोधी को 1518 में खतौली के युद्ध में हराया था, और तब से राणा सांगा मुगलों से और इन सब लोगों से बहुत ज़्यादा चिढ़ते थे कि अब विदेशी आते हैं, हमारे देश पे राज करके चले जाते हैं।
तभी तभी राणा सांगा ने आलम खान और दौलत खान के से मिलके बाबर को बुलाया था कि जाओ इब्राहिम लोदी को भगा दो जाके। लेकिन बाबर इतना था कि बाबर जब एक बार राज मिल गया तब क्या छोड़ेगा। बाबर ने कहा कि देखो हम पगले तो हैं नहीं, हम इतना बड़ा राज इतना बड़ा देश को मिल रहा और हम आपको दे दें। बाबर खुद यहाँ बैठ गया, राज करने लगा। तब से ही राणा सांगा इसको मारने के लिए तुले हुए थे। फिर 1527 में खानवा की लड़ाई हो गई, लेकिन राणा सांगा इसमें कमज़ोर पड़ गए क्योंकि इसके पास पहले से तोपें थी और टेक्निक वगैरह। धीरे धीरे राणा सांगा को यहाँ पे क्या कर दिया, घायल कर दिया। अब यहाँ पे समझते हैं कि लोग कहते हैं कि राणा सांगा 1526 में ख़त्म हो गए खानवा की लड़ाई में, लेकिन राणा सांगा, वीर राणा सांगा ये ख़त्म नहीं हुए थे। यहाँ पे इन्हें घायल हो गए थे, घायल होकर मैदान में गिर पड़े थे। तब इनके सैनिकों ने, इनके चाहने वालों ने, सेनापति वगैरह ने इनको उठाया और मैदान के दूसरे फील्ड में ले गए जाके, वहाँ पे जाके इनका उपचार करने लगे। जब राणा सांगा उठे, राणा सांगा ने कहा कि क्या हुआ युद्ध का, कौन जीता। तब उन्होंने सारी कहानी बताई। राणा सांगा उन्हें चिल्लाया कि ये क्या तरीका है, तुमने हमें यहाँ क्यों लिया है, हम राजपूत हैं, हम ये इतनी ज़्यादा ये कायरों की तरफ भाग नहीं सकते, वहाँ पे अगर मर जाते तब अच्छा था हमारे लिए, ये तुमने क्या किया, गलती कर दी। 1527 के बाद 1528 में एक और युद्ध होता है, उसको वो पानीपत खानवा के बाद में ये राजपूतों के साथ में एक और लड़ाई हो जाती है, जिसमें राणा सांगा भी दोबारा से आ जाते हैं। यहाँ पे राजपूतों के साथ में लड़ाई चल रही है और यहाँ पे राणा सांगा आ गए, यहाँ पे अपना एड्रेस करे जाके, और फिर इसके बाद ये लास्ट में इनकी मौत हो जाती है यहीं पे आके। कौन सी लड़ाई में, ये चंदेरी की लड़ाई हुई थी। 1518 में जो युद्ध हुआ था इसको क्या बोलते थे, चंदेरी की लड़ाई। तो अगर एग्ज़ाम के पर्पस से अगर पढ़ते हैं तो 1526, 1527, 1528 यही युद्ध सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। पानीपत की पहली लड़ाई 26 में, 27 में खानवा की लड़ाई हुई थी, 28 में चंदेरी की लड़ाई हुई थी। ये तीन मेन युद्ध करने के बाद में, और बाबर रहा ही कितना था, बाबर 1526 से 1530 तक तो रहा ही था, केवल सबसे कम शासन था और सबसे ज़्यादा इसकी वैल्यू इंपॉर्टेंस मानी जाती। क्यों? क्योंकि इसने स्टार्ट किया था, क्योंकि सर्वे सर्वा यही था, और जो चीज़ कोई शुरू कर देता है तो वही सबसे ज़्यादा माना जाता है। तो बाबर 1526 से 1530 तक इसने राज किया। इनके पिताजी का नाम था उमर शेख। क्या नाम था? उमर शेख मिर्ज़ा। इनके पिताजी का नाम था उमर शेख मिर्ज़ा। ये कहाँ के थे? ये कहाँ के थे इनके पिताजी? इनके पिताजी थे ईरान से आ रहे थे। इनकी माताजी थी, इनकी माताजी का नाम था कुतुब निगार खानम। इनकी माताजी का नाम था कुतुब निगार खानम। कुतुब निगार खानम कहाँ के थे? ये मंगोल के आ रहे हैं, चंगेज खान वंश के थे। उमर खान कौन थे? ये तैमूर लंग के वंश के आ रहे थे। हमेशा अच्छा होना ही था। बाबर के बारे में एक बात कही जाती है कि ये बहुत बलशाली था, बहुत शक्तिशाली था। ये अपनी एक्सरसाइज ऐसे करता था कि एक कंधे पे 2 लोग को बैठाता था और ढाल वाली जगह पे दौड़ते हुए चला जाता था। इसकी स्विमिंग बहुत अच्छी थी, ये तैरता बहुत ज़्यादा अच्छा था। इसकी स्ट्रेटजी, टेक्निक ये सबसे ज़्यादा अच्छी मानी जाती थी कि ये जो लोगों को संगठित करके दूसरों के खिलाफ लड़ने के लिए बहुत ज़्यादा आगे सक्सेस होता था इसकी टेक्निक की वजह से। और लोगों को इंस्पायर करने की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा अच्छी थी कि अपने लोगों को इतनी अच्छे से मोटिवेट कर देता कि इसकी जो पूरी जनता होती थी, जो उसके सैनिक होते थे, वो लड़ने के लिए अपनी अंतिम संस्कार भी करा सकते थे अपने युद्ध के मैदान में। ठीक है, ये हो गया। फिर जब लास्ट के दिन आए 1530 वाली बात, धीरे धीरे थोड़ा आगे जल्दी पढ़ते हैं। 1530 में जब लास्ट के दिन आते हैं तब क्या होता, तब इनकी तबीयत खराब हो जाती बहुत ज़्यादा। किसकी? इनके बाबर के बेटे की। बाबर के बेटे हुमायूं जो था उसकी तबीयत खराब हो जाती है। अब क्या होता है, अब इतनी ज़्यादा तबीयत खराब हो जाती है हुमायूं की, हुमायूं यहाँ पे इल हो जाता है, बीमार हो जाता है 1530 के आसपास, यहाँ बीमार पड़ जाता है। अब जब बीमार पड़ जाता है तब देखो माँ बाप के एक होता है कि अपना मेरा बेटा बच जाए लेकिन चाहे हमें कुछ हो जाए। ऐसा यहाँ बाबर ने भी कहा, बाबर ने भी मिन्नत मांगी कि मेरा बेटा ठीक हो जाए चाहे मुझे भी कुछ हो जाए। और कहा जाता है कि 7 दिन बाद हुमायूं तो ठीक होने लगा, लेकिन बाबर के धीरे धीरे तबीयत खराब होने लगी और बाबर एट लास्ट यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। बाबर ख़त्म होने के बाद में हुमायूं राजा बनाया जाता है। जब बाबर ख़त्म हो गया था तब बाबर ने इससे पहले ही कह दिया था,
बाबर ने अपने राज्य में सबसे पहले कह ही दिया था कि मेरी जो कब्र बनेगी वो आप लोग कब्र कहाँ बनाना, काबुल में जाके। लेकिन काबुल में बना पाए थे क्या? लेकिन बना ही नहीं पाए। क्यों? क्योंकि आनन फानन कोई तबीयत खराब हो गई और कोई देखने वाला नहीं था, तो इसको आगरा में जाके दफना दिया गया। जब आगरा में जाके दफना दिया गया तो उसके बाद इनका बेटा हुमायूं जब राजा राज करने लगा, हुमायूं, तब उसने कहा कि अरे डैडी जी की ख्वाहिश थी कि हमारी कब्र को वहाँ पे गाड़ देना जाके, काबुल में जाके। तो फिर ये काबुल में जाके दोबारा से दफना देता जाके। बाबर था 1526 से 1530 तक। इसका बाद इसका बेटा, इसके लला 1530 से लेके 1540 तक। इनके बेटा पहले ऐसे बेटा जो हुमायूं थे, इसने अपना राज्य मिला इसे और इसने राज्य गवा दिया, लेकिन फिर राज ले आया था। इसने 2 पार्ट में राज किया था, 1540 तक राज किया, फिर 1555 से लेके 1556 तक दोबारा राज किया। ठीक है, कहानी पढ़ते हैं इनकी हुमायूं की, हुमायूं ने कैसे कैसे क्या क्या किया। अब देखो, कहा जाता है कि जब किसी को एक बार मिल जाता है राजा, जब बहुत ज़्यादा संपत्ति हो जाती तो वो जनरेशन तो बहुत अच्छी जाती है, लेकिन जब उसके दूसरे जनरेशन आती है, उनके बेटे आते हैं, तो उनको उसकी इतनी इम्पोर्टेंस नहीं होती है। वो फिर आपस में लड़ने लगते हैं और गलत आदतों में पड़ जाते हैं, तो वो ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाते हैं। क्योंकि जो तीसरी जनरेशन, थर्ड जनरेशन जो आती है, वो ज़्यादा अच्छा करती है, क्योंकि उसे पता होता है क्या क्या कमियाँ हो सकी हैं, क्या क्या नहीं हो चुकी हैं। तो पहला तो अच्छा हुआ, बाबर ने सब करके रख दिया, बहुत ज़्यादा संपत्ति हो गई। इनके संभाले चुक रही थी क्या? बिल्कुल संभाले नहीं पा रहे थे। ये भाई लोग आपस में ही लड़ रहे थे। हुमायूं था, हुमायूं का भाई था मिर्जा कमरान। कौन था? मिर्जा कमरान। मिर्जा कमरान, ये लोग आपस में लड़ रहे थे। किसकी वजह से? वसीयत की वजह से, संपत्ति की वजह से। तो ये आपस में लड़े जा रहे। तो मिर्जा कमरान ने क्या किया? मिर्जा कमरान ने कहा, देखो भैया, आपने सत्ता तो हत्या ली है, लेकिन हम आपको छोड़ेंगे नहीं। किसी न किसी दिन हम आपकी सत्ता जो है वो हत्या के रहेंगे और हम बादशाह बनेंगे दिल्ली के। ये गया मिर्जा कमरान, ये सब बात कह के कहाँ भागा? अफ़गान में। कहाँ भागा? अफ़गान में। एक बार दोबारा से मैप में अगर देखा जाए, ये ठीक है, थोड़ा सा ओवरव्यू करके, यहाँ पे पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान या ईरान था। ये अफ़गान लोग, जो अफ़गानिस्तान के लोग आ रहे थे, यहाँ अफ़गान में कौन रहता था? एक राजा रहता था, शेर शाह सूरी। बहुत पराक्रमी राजा था। शेर शाह सूरी का बेटा था इस्लाम खान, वो भी इन्हीं के पास था। शेर शाह सूरी के राज दरबार में उनके जो सिपाह सलाहकार थे, उनका नाम था हेमचंद्र विक्रमादित्य। क्या था? हेमचंद्र विक्रमादित्य, या फिर उनका दूसरा नाम हेमू। हेमू नाम से बहुत ज़्यादा फेमस थे। तो शेर शाह सूरी, इस्लाम खान और कौन था? हेमू, हेमचंद्र विक्रमादित्य जी यहाँ बैठे हुए थे। हेमचंद्र विक्रमादित्य भारत के राजा थे, बाद में इनके साथ सिपाह सलाहकार हो गए थे जाके, हेमचंद्र विक्रमादित्य हेमू। हेमचंद्र विक्रमादित्य हेमू की वजह से ही शेर शाह सूरी ने कम से कम 22 युद्धों को जीता था। और शेर शाह सूरी भी बहुत अच्छे जानता था कि हमारे लिए कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है इन हेमू जी की। तो ये गया था मिर्ज़ा कमरान इनके पास में, शेर शाह सूरी के पास में, कि साहब मुझे बचा लो कि ये हमारे बेटा जो हमारे सारे भाई जो हैं हुमायूं, जिनसे इन्होंने पूरी सत्ता हत्या ली, हमें कुछ देने रहे हैं, आप इनसे लड़ लो जाके, मैं आपको इतना हिस्सा दे दूंगा जाके। शेर शाह सूरी ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। अटैक हुआ, लड़ाई हुई। 1539 में चौसा की लड़ाई हुई। चौसा की लड़ाई हुई। इसमें कौन जीत गए? इसमें जीत गए शेर शाह सूरी। फिर 1540 में कन्नौज की लड़ाई हुई। कन्नौज और चौसा दोनों 39, 40 या 39, ठीक है। यहाँ पे जब लड़ाई होने के बाद में जब जीत गए पूरे कौन? शेर शाह सूरी, तब हुमायूं यहाँ से भगा दिया गया। चलो भागो, तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं। जब हुमायूं भाग गया यहाँ पे, तब यहाँ पे किसने राज किया? शेर शाह सूरी ने। अब यहाँ पे कौन आ गया? शेर शाह सूरी राज करने लगा आके। शेर शाह सूरी ने 1540 से लेके 1555 तक
15 साल बेखौफ राज किया, और वो भी किसकी वजह से राज किया था? ये किया था केवल हेमचंद्र विक्रमादित्य हेमू की वजह से, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पराक्रमी, बलशाली और बहुत ज़्यादा स्ट्रेटजी मेकर थे, बहुत ज़्यादा स्ट्रेटजी पहले से बना लेते थे कि कैसे हमें हराना है, कैसे नहीं हराना है। यही हेमचंद्र विक्रमादित्य हेमू जो थे, इनकी वजह से दूसरा पानीपत का युद्ध होता है, वो आगे बताएंगे अभी आपको। ठीक है, शेर शाह सूरी 1540 से 1555 तक इसने राज किया। फिर इसने क्या किया, यहाँ पे जब हुमायूं था, हुमायूं तो यहाँ से भाग गया था। अब जब भाग के कहाँ पहुँचा जाके, ये ईरान पहुँचा, इधर ये ईरान पहुँचा। ईरान में सफ़ाविद नाम के लोग रहते थे, सफ़ाविदों को बुला दिया। जब सफ़ाविद यहाँ पे आए और फिर शेर शाह सूरी पर अटैक कर दिया, और सफ़ाविदों ने इन शेर शाह सूरी को ख़त्म कर दिया इधर 1555 में। 1556 में फिर से वो घड़ी आई जिसमें दोबारा से 55 में ही आ गई थी। 1555 में फिर दोबारा से कौन बन गया? हुमायूं फिर से अगेन मिल गया, इसे पूरा साम्राज्य दोबारा मिल गया। 1555 से लेके 1556 मात्र 1 साल ही हुई थी कि उसके ऊपर कहा जाता है कि जिस घर में वो रह रहा था वो घर की बिल्डिंग उसके ऊपर गिर पड़ी, वो इमारत उसके ऊपर गिर पड़ी, और इसलिए हुमायूं वहाँ ख़त्म हो गया। जब हुमायूं ख़त्म हो गया तब उस समय मात्र अकबर की उस समय क्या उम्र थी? मात्र 13 साल थी। क्या थी? 13 साल थी। उसके बाद इसने ही राजा संभाल लिया 1556 से लेकर 1605 तक। किसने? अकबर ने। अब अकबर को राजा घोषित कर दिया कि 13 साल पे, क्योंकि बहुत आनंद फानन घटना हुई थी। अब हुमायूं यहाँ पे आया 1 साल के लिए, 1555 से 1556 तक राज अच्छे से कर रहा था, लेकिन अचानक इमारत गिरी। 13 साल की उम्र में अकबर को राजा बना दिया गया कि जाओ बेटा तुम राज करो। लेकिन राज कर पाते क्या अच्छे से? नहीं। उनके साथ में कौन थे? उनके साथ में बैरम खां उनके सेनापति थे, जिन्होंने उनका बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया और बहुत सी आगे लड़ाई आगे कंटिन्यू कराई, जिसके इनका अकबर का आज तक नाम चलता रहता है। हुमायूं ने शादी जो की थी एक हमीदा बानो के शादी की थी। एक शादी की थी इन्होंने किसके साथ में की थी? हमीदा बानो के साथ में उनके शादी की थी। ठीक है, हमीदा बानो। और हुमायूं का बेटा कौन होता है? अकबर। अब अकबर की कहानी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि अकबर की कहानी थोड़ी सी ज़्यादा बड़ी है, वो इस वीडियो में पूरी नहीं आ पाएगी, आधी आएगी, फिर वो सही लगेगा नहीं अकबर की कहानी में, क्योंकि पहले तो उसके सारी शादियों के बारे में बात आती है, फिर उसका पूरा मंत्रिमंडल होता है, फिर उसके उसने जो युद्ध जीते थे वो उसके बारे में बात होगी, फिर उसकी कि अकबर में ही हल्दी घाटी आ जाता है जिसमें वीर महाराणा प्रताप की फाइट होती है, फिर दिव्य छापले के युद्ध होता है। वो तीनों चीज़ें किसमें पढ़ेंगे जाके? महाराणा प्रताप के युद्ध में, और सीधे किसमें? जब अकबर की कहानी पढ़ेंगे। फिर अकबर के बाद उनका बेटा आ जाता है जहांगीर, जहांगीर के बाद शाहजहां के बाद में फिर लास्ट में औरंगजेब आ जाता है। ये कहानी खत्म होने के बाद सब मुगल वंश खत्म हो जाता है। ये आपके नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करेंगे ये सारी वीडियो खत्म हो जाए। ठीक है, तब तक आप यहाँ तक रिवाइज करिए पूरा हुमायूं तक। ओके, थैंक यू वेरी मच।